ये पीएससी जर्नल के शो पर मेरा नाम प्रोफेसर एजी अय्यर, मैं एडिटर एट लार्ज पीएससी जर्नल और इस पीएससी शो पे स्वागत है। और आज मेरे साथ राष्ट्र के सर्वोत्तम दिग्गज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के साथ में मेरे दाहिनी ओर श्री योगेंद्र प्रसाद, फॉर्मर चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर एनएचपीसी लिमिटेड के, मेरी बाई ओर श्री एस.के. शुक्ला जो तेहरी के डायरेक्टर रह चुके हैं और तेहरी को लीड किया है उन्होंने और तेहरी प्रोजेक्ट के बनने में इनकी सफलता उन्होंने प्राप्त करी है। प्रसाद साहब का तो मैं जितना कहा जाए वो कम ही लगेगा। प्रसाद साहब हाइड्रो रत्न के पुरस्कार के विजेता हैं जो हमने सितंबर महीने में इनको दिया। और उसके अलावा प्रसाद साहब इज ऑल्सो द विनर ऑफ एनर्शिया अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट हैदराबाद। वेलकम प्रसाद साहब। और तीसरे जो हमारे गेस्ट हैं आज वो है पीवीएसएन मूर्ति, जिनके पास करीब 30 से 35 साल का एक्सपीरियंस है हमारे बिजली के क्षेत्र में। आज इन दिनों साथ हम आपके सामने आ रहे हैं कुछ मुद्दों को पब्लिक सेक्टर के लेके। प्रसाद साहब नमस्कार। पहले आपके साथ शुरुआत। प्रसाद साहब, सबसे पहले तो हम इस पर्टिकुलर एपिसोड के अंदर ये बात कहना चाहेंगे कि हमारे ये जो पीएसयू है इनका जीडीपी में जो हमारे जो मूल्यांकन हो रहा है ये हर बार देखा गया कि 5-6% के में बोला जाता है, परंतु ऐसा है कि हमने जो रिसर्च करी पीएससी जर्नल में, जो हम इसका खुलासा पब्लिक में कर रहे हैं, आज लॉन्च कर रहे हैं इसको, तो इसमें 22% के करीब इसका स्टेक है। तो ये इस प्रकार की जो डिफरेंस आ रही है ये क्यों किया जा रहा है? क्या हम अंडर वैल्यू कर रहे हैं अपने पीएसयूज को? ये तो किया ही जा रहा है। हमेशा सरकार ने अपने पीएसयूज को अंडर वैल्यू किया है। पीएसयूज के कारण ही सरकार की सारी अचीवमेंट्स है, लेकिन सरकार इसको भूल जाती है जब वास्तव में इसका वैल्यूएशन करना होता है। एक्चुअली पीएसयूज के अंदर में जो काम करने में इसके जो चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर जो मेहनत करते हैं वो सब बेकार हो जाता है, क्योंकि इसके देख रेख में मिनिस्ट्री जो है हमेशा कोशिश करती है कि पीएसयूज के काम को बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जाए। कोशिश करते हैं कि जो वो कर रहे हैं वही ज़्यादा सही है। हालांकि मैंने देखा है काम करते हुए चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एनएचपीसी कि पीएसयूज के बोर्ड्स में हमेशा ज्वाइंट सेक्रेटरी को रख दिया जाता है, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी कभी पढ़ के नहीं आते हैं, जिनको सब्जेक्ट का कोई ज्ञान नहीं होता है, और वो कोशिश करते हैं कि बोर्ड में डिसीजंस को टाला जाए और अंत में जिम्मेदारी आ जाती है चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर की। जब तक कि प्रोफेशनल लोगों को इसमें नहीं डाला जाएगा देश तरक्की नहीं कर सकती है। और आप जानते हैं कि एनएचपीसी का जो मैं चेयरमैन था, जब मैं बना उस समय एनएचपीसी की क्या हालत हुई थी, और फिर मैं हट गया वहाँ से 8 साल के बाद। उसके बाद एनएचपीसी की क्या हालत है इसको सरकार इन्वेस्टिगेट करा ले तो पता चलेगा कि एक कैपेबल पीएसयू चीफ के कारण देश के जीडीपी में क्या ग्रोथ होता है और कैपेबल आदमी का न रहने पर क्या उसकी दुर्दशा होती है, ये पता चल सकता है प्रॉपर ओपन इंक्वायरी। हाँ, मैं फिर सर इसी मुद्दे पर थोड़ा सा आपके साथ ही रहूँगा बफोर शुक्ला साहब पे जाऊँ कि कुछ फिगर्स हमको देना पड़ेगा आज दर्शकों को। सबसे पहला फिगर ये है कि मैंने 4 एरिया में हम लोगों की टीम ने रिसर्च किया पीएससी जर्नल। रिसर्च ये था कि हमने कहा कि जो पहला क्षेत्र है जो ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर, ये जो कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर हमने देखा कि देश की 80% जो कंट्रीब्यूशन है वो केवल पीएसयू से आ रही है। अब दूसरा एक क्षेत्र देखा हमने कहा पावर, जो हमने कहा एनर्जी को हटा दिया ऑयल एंड गैस को, पावर को, बिजली उत्पादन क्षेत्र को, बिजली उत्पादन क्षेत्र को देखा तो हमने देखा कि 65% के करीब देश की कंट्रीब्यूशन पीएसयू कर रही है। और इसके अलावा हमने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर जो थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर की तरफ चला गया, 60% प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है और 40% जो है अभी भी पीएसयू का है। ये अब 3 मूल्यांकन। और चौथा बड़ा मेन एरिया है जो हम माइनिंग एंड रिसोर्सेस, जो एनर्जी के अलावा रिसोर्स की बात कर रहे हैं, उसके अंदर हमने कहा 70% पीएसयू का है। जब हमने इन सबका ग्राफिकल चार्ट किया और देखा और हमने कहा कि एसेट अमोर्टाइजेशन टू जीडीपी, देखिए जीडीपी में क्या कहा गया है डेफिनेशन कि भाई नेट सम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, मतलब जितना उत्पादन इस इकोनॉमी में होगा उसी को हम जीडीपी में डाल देते हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं हम कहते हैं कि इसमें आप जो एक्सपोर्ट अर्निंग आपके जो निर्यात हो रहा है उसको आप जोड़ दीजिए, जीएनपी बन जाता है। ये थोड़ा लंबा सवाल है, परंतु ये जब हुआ हमने देखा कि ये जो मूल्यांकन है ये बिल्कुल फ्लॉड है, क्योंकि जो एसेट वैल्यूएशन है, देखिए माइनिंग तो 100 साल करेगा, भाखड़ा तो और आपका जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है वो भी 100 साल चलेगा,
तो इस पे जीडीपी में अमॉर्टाइजेशन का कोई फार्मूला नहीं, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट कर नहीं रहा है, कोई मूल्यांकन नहीं कर रहा है। इस प्रकार से मैं फिर वो सवाल पे आ रहा हूँ, हम इसको अंडर वैल्यू इसीलिए कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि अंडर वैल्यू हो रहा है? हम केवल 6% कह रहे हैं जबकि एसेट वैल्यू बहुत है। ये कहीं ना कहीं चोरी नहीं हो रही है सर? हो ही रही है। एक्चुअली क्या है कि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बराबर कोशिश हो रहा है और अंडर वैल्यू किया जा रहा है पर पीएसयूज का। और हाइड्रो सेक्टर में आपने देख लिया कि 2003 में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जब नया आया उसके बाद से प्राइवेट को बहुत ज़्यादा अलॉट कर दिया गया, जबकि उनसे एक भी प्रोजेक्ट नहीं बना। अरुणाचल प्रदेश में एनएचपीसी ने सर्वे करके 23,000 मेगावाट का डीपीआर तैयार किया था और सेम कॉस्ट पर आपको पब्लिक सेक्टर को दे दिया गया और कंपनी लाइक रिलायंस से भी एक प्रोजेक्ट नहीं बना। मैं कहता हूं कि रिलायंस बहुत कैपेबल है, एक प्रोजेक्ट हाइड्रोप्लांट क्यों नहीं बना के दिखा देता है। जो हमने हमेशा कहा है कि हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए स्पेशल स्किल की जरूरत है। ट्विटर पर भी बहुत पॉइंट मैंने दिया है और आज भी पावर सेक्टर की स्थिति इतनी खराब है देश में, कोई सुधार नहीं हो रहा है। अभी भी 5 साल से चेयरमैन का पोस्ट खाली पड़ा हुआ है एनएचपीसी का। इस सरकार के आए हुए 6 महीना हो गया और मिनिस्टर कर क्या रहे हैं कि अभी तक एक चेयरमैन की पोस्टिंग नहीं करवा पाए। सर ये मुद्दा हम एक दूसरे एपिसोड में ले रहे हैं। मैं चाहूंगा कि हम जो कह रहे हैं उसी पे करें, पहले जीडीपी की बात करें। तो मैं शुक्ला जी के पास आता हूँ। शुक्ला जी, हम हाइड्रो की तो बात हो गई, लेकिन हम एक जनरल बात कह रहे हैं कि जीडीपी में मूल्यांकन, इसके अंदर जो जीडीपी का मूल्यांकन हो रहा है, स्टॉक मार्केट बेस्ड मूल्यांकन कर रहे हैं या फिर हम अपना क्या बोलते हैं टर्नओवर बेस्ड मूल्यांकन कर रहे हैं। इसको ना करके एसेट वैल्यूएशन जो है, क्वालिटी ऑफ एसेट्स जो जीडीपी अंदर जो आ रही है पीएसयू से, उसके बराबर की क्वालिटी किसी के पास नहीं देश में, और उसका मूल्यांकन नहीं हुआ है, इसीलिए अंडर वैल्यू किया जा रहा है। और इस प्रकार से डाइवर्समेंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात हम नेक्स्ट करेंगे अगले एपिसोड में, लेकिन कह रहा हूं कि ये हो रहा है, तो आपका क्या विचार है इसमें? प्रोफेसर अय्यर, पहली बात अगर आप देखें, जो पहला फर्स्ट 5 ईयर प्रोग्राम कंट्री का लागू हुआ, उसमें 5 पब्लिक सेक्टर कंपनी इंस्टॉल करने के लिए प्रपोज किया गया। 29 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट था और आज की डेट पे देखेंगे 250 प्लस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं। टेक्नोलॉजी के, साइंस के, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हर फील्ड में, इंडस्ट्री के हर सेक्टर में पब्लिक सेक्टर पहुंच चुका है। इन्वेस्टमेंट अगर आप देखेंगे तो 3,19,000 करोड़ का है। इतना मैसिव इन्वेस्टमेंट हो चुका है। जब आप स्टार्टिंग में देखते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान को, जहां हम पब्लिक सेक्टर को इरेक्ट किए, पर्पज ये था कि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट अगर हमें लाना था और टेक्नोलॉजी जो वर्ल्ड ओवर की एडवांस्ड थी उसको अगर हमें कंट्री में खड़ा करना था, तो उसके लिए पब्लिक सेक्टर ही एक ऑप्शन था। देयर वर नो अदर ऑप्शंस। वो पहला एक प्राइम चीज थी। उसी के पीछे अगर हमारी बैकबोन देखेंगे पब्लिक सेक्टर की, तो 3 चीजें सामने आती हैं। पहली चीज जो सबसे बड़ी खड़ी होती है वो ह्यूमन रिसोर्स। एक स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स आप देखेंगे, जो मैसिव पूल है कंट्री में, जो उसकी क्वालिटी है, उतना अच्छा आपको और कहीं नहीं मिलता है। हमारे लोग कंट्री के डिफरेंट सेक्टर में, एक पब्लिक सेक्टर्स जो जा रहे हैं वो तो हैं ही, लेकिन आप देखें तो वर्ल्ड ओवर हम लोग फैल चुके हैं। उस तरह का हमारा कमांड है। दूसरा एस्पेक्ट अगर आप देखेंगे, साउंड मैनेजमेंट। साउंड मैनेजमेंट जो हम लोगों ने प्रिंसिपल यहाँ पे ले डाउन किया और जिस तरीके से हमने पब्लिक सेक्टर को डिमॉन्स्ट्रेट किया आगे बढ़ने में, वो एक बहुत गजब की बात थी। तीसरी चीज़ अगर आप देखेंगे कि हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, हम हमेशा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में प्रोग्रेसिवली हर फील्ड में आगे बढ़ते चले गए हैं। हमारे मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा। हम जात रहे हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे फ्यूचर एपिसोड्स में, जैसे हम आज जा रहे हैं इन प्रोग्राम में, दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। लेकिन हम इस सवाल जीडीपी का और उसमें कंट्रीब्यूशन इसका रखेंगे, तो मेरे को लग रहा है कि हमको दर्शकों को ये बात बतानी पड़ेगी किस प्रकार से हम 22% कह रहे हैं। अब आप दर्शकों को बताया जाए कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने जो आखिरी पिछले साल में 2013 के अंदर जो इंफॉर्मेशन दी, उनका कहना है कि जो सरकार का खुद का मूल्यांकन है, केवल 6% हमारे जीडीपी में, 2 ट्रिलियन $2 की जीडीपी भारत की है, उसमें 6% केवल हिस्सेदारी है हमारे पीएसयूज की, जो हम कह रहे हैं कि कंप्लीटली गलत मूल्यांकन है। जितने फिगर हमने आपको बताया किस प्रकार की कंट्रीब्यूशन, क्योंकि पूर्ण रूप से हम देख रहे हैं कि एनर्जी, ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल्स, केमिकल, फर्टिलाइजर, क्या बोलते हैं आपके पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एवं माइनिंग,
इतनी बड़ी क्षेत्र के अंदर पीएसयूज का डोमिनेट हो रहा है, तो ये जो मूल्यांकन में जो कुछ प्रकार का हमारे देश में कुछ फ्रॉड चल रहा है क्या मूल्यांकन का? मूर्ति साहब। Yeah, there definitely looks to be this under-evaluation of all of the public sector undertakings. जितना evaluation हो रहा है बहुत कम हो रहा है. And if you look at the census figures, basically it is the public sector undertakings. Even when there is a fluctuation in the market, the public sector census figures are constant. There is no variation much in the variation price of public sector from this one. Whereas the private sector, you take generating shares alone, they have fallen very heavily. Whereas NHPC, NTPC, they are maintained at the same level. There is not much of variation in these census levels. That clearly shows there is a big under-evaluation of the public sector evaluation. This definitely, there is no doubt about it. बहुत under-evaluation हो रहा है public sector का. जितना investment हुआ है public sector में और जितना प्रोजेक्ट्स इनका बहुत दिन से चल रहा है उसको लेते हुए आई थिंक एक चीज हो सकता है जो डिप्रिसिएशन हुआ इतना पुराना प्रोजेक्ट्स का, ये सब शायद निकाल दिया होगा एवेल्यूएशन से, ये भी एक पॉइंट हो सकता है, इसलिए अंडर एवेल्यूएशन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो एक देखिए कुछ अब दर्शकों कहना चाहता हूं कि ये कुछ बात एक इसमें हमने मतलब एक प्रकार का हमने विचारधारा बनाई है यहाँ कि मूल्यांकन जरूर पीएसयूज का कम हो रहा है और इस कम होने के जो कारण है वो हम धीरे धीरे इसको समझना चाहते हैं, परंतु जो रिसर्च हमारे इसके अंदर आया है वो बड़ा साफ रूप से आया है कि जिस प्रकार से हम जीडीपी का मूल्यांकन केवल नेट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी, मतलब जितनी गुणवत्ता गुड्स एंड सर्विसेज की उत्पादकता में हो रही है उसी को लेकर हम जीडीपी का मूल्यांकन कर रहे हैं, यही फ्लॉ है और इसी पे हम कंटिन्यू करना चाहेंगे डिस्कशन हमारे दिग्गजों के साथ। ये अब पहला हाफ आपके साथ कुछ देर में लौटेंगे, बस आप जाइएगा नहीं कहीं, कुछ देर कुछ समय के बाद मैं फिर इस डिस्कशन में आपके साथ आऊंगा। मैं प्रोफेसर अय्यर साइन ऑफ कर रहा हूँ। We are Megha Engineering and Infrastructures Limited, MEIL. MEIL Green Power Limited is a group company of MEIL which remains committed to renewable energy by building a 50 megawatt solar thermal plant in Anantapur, Andhra Pradesh, India. The Jawaharlal Nehru National Solar Mission Scheme, proposed by the Government of India, aims to bring a green revolution in India by reducing the country's dependency on traditional methods of power generation. Under the scheme, MGPL has executed the 50 megawatt solar thermal plant in the role of a developer on build, own, operate basis. The project is the first solar thermal plant to become operational in South India. This concentrated solar plant, which is spread across an area of 600 acres, runs on parabolic trough technology. A total of 110 million units of power which will be generated by the proposed plant will be sold to the NTPC Vidyut Vyapar Nigam, the nodal agency for implementing the first phase of JNNSM. It is one of the first projects in the country to use concentrated solar power technology to produce power on a large scale. From a social perspective, the project will provide power to about 2 lakh people, and from an environmental perspective, the project will save carbon emissions to the tune of 110,000 tons per year. MEIL, partnering in the nation's progress. ब्रेक के बाद आप लोग का फिर से स्वागत है पीएससी शो के इस पहले एपिसोड में, और हम चर्चा कर रहे थे आपके इस चैनल पे एनफाटीवी पे चर्चा कर रहे हैं और उसके अलावा बाकी भी एरिया पे हम जो चर्चा कर रहे हैं, चर्चा जारी है, और वो है कि मूल्यांकन जीडीपी में मूल्यांकन पीएसयूज के शेयर का और उनकी गुणवत्ता एवं उनकी कैपेसिटी का बेसिकली। तो प्रसाद साहब का मैं फिर से आना चाहूँगा। प्रसाद साहब, ये अब जो हमारी जो पिछले कुछ 10-15 मिनट में हमने जो बात करी है, इस पर ये बात निकली है कि जीडीपी के अंदर जो 6% जो सरकार कह रही थी आज तक वो नहीं सत्य है।
सत्य ऐसा निकल रहा है कि 22% के करीब जीडीपी में शेयर आ रहा है, और हम कह रहे हैं एसेट की क्वालिटी और एसेट के मूल्यांकन की। जैसे हम कह रहे हैं कि माइनिंग 100 साल चलेगा, हाइड्रो आपका 100 साल हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, बिजली के क्षेत्र में बहुत लंबा, ये सब एसेट जो है ये 1-2 साल के लिए नहीं है, ये कई सालों के लिए। तो इस प्रकार का क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं इसके अंदर? सर्टेनली हम बहुत कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक सेक्टर के कारण जो देश की संपदा में जो वृद्धि हो रही है उसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं, उसको हम देख नहीं रहे हैं। आप देखा है कि हर एक पब्लिक सेक्टर की जो संपदा है वो काफ़ी बड़ी है और उसको काउंट करना चाहिए, उसको हम लोग अंडरमाइन कर रहे हैं, उसके विषय में हम लोग कुछ सोच नहीं रहे हैं। तो हमारा जो मूल्यांकन हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। जो देश की संपदा बढ़ी है वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के कारण ही बढ़ी है, और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ही जो है सो इस सब चीज़ को बढ़ाया है। और चूँकि इसका जो संपदा बढ़ी है वो सैकड़ों साल के लिए बढ़ी है, और इसका मूल्यांकन सही किया जाए तो पता चलेगा कि जीडीपी ग्रोथ में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का क्या रोल रहा है। आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के रोल को हटा दीजिए तो जीडीपी का ग्रोथ बहुत ही कम हो जाएगा। तो हम इसके मूल्यांकन को भूले नहीं, और अपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का जो रियल कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में उसका सही। एक कहना चाहूँगा इसके अंदर कि वेल्थ ऑफ नेशंस मतलब देश की संपत्ति, उसका संपत्ति धार, संपत्ति की ग्रोथ, इसके अगर बात करें, अगर हम अपनी असली संपत्तियों का मूल्यांकन इस प्रकार से करें शुक्ला साहब, तो आपको क्या लग रहा है कि इस प्रकार से हम करते रहें और फिर फ्यूचर में हम डिसइन्वेस्टमेंट की जो बात कर रहे हैं या डाइवर्समेंट की बात कर रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं, ये बातें आपको धोखाधड़ी नहीं लग रही? लग रही हैं। आप वाजिब बात कह रहे हैं। जो हम लोगों ने शुरू में बात करी कि टेक्नोलॉजिकली बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही एडवांस्ड हमारी जो प्रोसेसेस यहाँ इस्टेब्लिश हुई हैं, उनको आप थोड़ी देर के लिए कंपेयर करें, और जो रैपिड कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं उनसे जब आप कंपेयर करें, आप कहेंगे कि यूनिलीवर का एक सर्फ है, सर्फ को बीट करने के लिए अरे कितने दिन का है वो, 1 दिन का, 1 हफ्ते का एक प्रोडक्ट आता है। लेकिन जो हमारा ब्रांड है, जो हमारा प्रोड्यूस है, HMT ले लीजिए, जिसको कि सीख करके हमने ख़त्म करा दिया है, HMT को ले लीजिए, उसका जो ब्रांड है, उसकी जो लॉन्गेविटी है, उसके जो टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है, उसमें जो हमें इन्वेस्टमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा उसका एडवांसमेंट लाना है, वो चीज़ हमने नहीं की। हमने क्या किया, वो सर्फ को पकड़ा और हम ये कहते हैं कि भाई ये तो वो तो ब्रांड में इन्वेस्टमेंट करता है, और हम यहाँ पे एक कंपनी पे, एक फ्यूचर पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक जनरेशन के फ्यूचर पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और पब्लिक सेक्टर का इन्वेस्टमेंट है। उस चीज़ को हम डाउन रेट नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये सोचें कि हम इसको सप्रेस करके और इसका डाइवेस्टमेंट के लिए हम वैल्यू कम करा करके और शेयर बाजार में दे देंगे, हम अपने आने वाली जनरेशन्स के साथ में धोखाधड़ी करेंगे। वो चीज़ हमें बचानी है, और उसके लिए आपका एफर्ट बहुत ही सराहनीय है। हमने शुरू में ये कहा था कि 3 प्रिंसिपल्स पे हमारे पब्लिक सेक्टर्स आगे बढ़ेंगे, और उसके अलावा आप देखेंगे फ्रॉम बिगिनिंग जो पब्लिक सेक्टर का है, एक सोशल अपलिफ्टमेंट का इंटीग्रेटेड फिलॉसफी चल रही है। बिल्कुल, जो टोटल प्रॉफिट वाली बात नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी जरूर होगी, परंतु एक प्रकार से आप कह रहे हैं कि वेलफेयर स्टेट को सोशो इकोनॉमिक एंगल भी देखना पड़ेगा। वेरी राइट, वेरी राइट। बिना उसको इंक्लूड किए वेलफेयर स्टेट बन ही नहीं सकता। जी हाँ, जी हाँ। और जब इस वैल्यूएशन को आप लेकर के सामने आएंगे और जब आप डाइवेस्टमेंट में जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि इसका रियल पोटेंशियल क्या है। हाँ, इस मुद्दे पर हम बिल्कुल अगले एपिसोड में करेंगे, लेकिन प्रसाद सर का फिर से आना चाहूंगा इसमें, इसी बात के ऊपर। सर, ये जो हम जो कह रहे हैं एक्चुअली एमोर्टाइजेशन ऑफ एसेट, आज समझिए घर खरीद लिया गया और 20 लाख रुपए कोई घर खरीद लिया, और समझिए कि आज से 5 साल बाद वो बंदा घर को अपने घर में रहता है और वो कुछ नहीं करता है, तो सरकार क्या कहती है कि आपके घर की वैल्यू 20 लाख है, और समझिए उस समय 1 करोड़ की वैल्यू हो गई, लेकिन जब तक वो कोई मॉर्गेज लोन ना ले ले या उसको बेच नहीं दे, तब तक वो उसकी बैलेंस शीट में पर्सनली आती नहीं है। और इसी प्रकार के इकोनॉमिक एंगल और फाइनेंशियल इवैल्यूएशन जो बिल्कुल ही फ्लॉड है, जो मैं बोलना नहीं चाहूँगा किस देश से आया हुआ है, पर ये जो बुद्धिजीवी इस प्रकार की बेवकूफ़ियाँ कर रहा है। एसेट पर जो लोग बैठे हैं, जो कभी बेचे नहीं, उसको वापर रहे हैं, उस एसेट की वैल्यू पुराने टाइम की ही मानी जाती है। तो इस प्रकार का मूल्यांकन करके हम अपने संपूर्ण रूप से अपने नेशन की वेल्थ को और उसकी जो बोलते हैं ना, उसकी बोलते हैं आपको कि उसकी कैपेसिटी और उसकी जो उसके धनी होने का जो कारण है, उसको हम गरीब से गरीब बनाए जा रहे हैं ऑन पेपर। जैसे आप कोई भी चीज़ आपको जैसे डुप्लीकेट कर रहा है पब्लिक सेक्टर इंडिया के अंदर से, आज उसके वैल्यू आज जो है
वो 10 साल 15 साल के बाद उसका वैल्यू काफ़ी बढ़ जाता है। बिल्कुल। जिसे हमने पावर हाउस में भी देखा है, हम जमीन दिया है, जब असेट बनाया है, जब पावर हाउस बनाया है, उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हाँ, कुछ दिनों के बाद कोशिश होती है कि साहब इस पब्लिक सेक्टर को सीक कर दिया जाए डिफरेंट तरीके से, और किसी प्रकार से उसके एसेट पर कब्जा हो जाए। एसेट पर कब्जा हो जाए, और जब कब्जा होता है तो उसको बैलेंस शीट में हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट दिखाया जाता है। बिल्कुल। क्योंकि मार्केट में उससे 2 गुना ज़्यादा कॉस्ट है। हाँ। तो जब तक वो कॉस्ट नहीं दिखाया जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट नहीं दिखाया जाएगा, तो जीडीपी में जो पब्लिक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है पता नहीं चलता है, उस पर तो बात ही नहीं करता। सर सिंपल सी चीज देखिए, नेशनल माइनिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आज दुनिया की सबसे एफिशिएंट माइनर है, सबसे ज्यादा आयरन ओर प्रोड्यूस करने वाली एशिया में सबसे एफिशिएंट प्रोड्यूस करने वाली नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। मेरे को आप बताइए, आप इसकी एसेट भलिया प्रॉफिटेबिलिटी देख ली, बाकी देख ली, उसमें सब परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, लेकिन हम उस परफॉर्मेंस को 2 मिनट ये छोड़ दें और समझें कि उसकी एक्चुअल एसेट वैल्यूएशन क्या है, जो आयरन ओर प्रोडक्टिविटी है उसकी बात करें। इसका कहाँ जीडीपी मूल्यांकन आ रहा है? कहीं नहीं आ रहा है, वो कहीं नहीं आ रहा है। हम पावर सेक्टर में भी कहीं नहीं आ रहा है। पावर सेक्टर में भी आज अगर पब्लिक सेक्टर को माइनस कर दीजिए, हाँ जी, तो प्राइवेट सेक्टर कुछ भी नहीं है, फिर तो जीरो होगा। प्राइवेट को तो आप बहुत लगाया, बहुत कोशिश किया, बहुत तरह की हेल्प किया, और यहाँ तक कि पब्लिक सेक्टर के एसेट को ट्रांसफर किया उनके पास। पब्लिक सेक्टर के द्वारा जो डीपीआर तैयार किए गए थे सेम कॉस्ट पर दे दिया, फिर भी कुछ नहीं कर सके वो। तो सच्चाई ये है कि पब्लिक सेक्टर के कंट्रीब्यूशन को काफ़ी इग्नोर किया जा रहा है, और बाद में सीख करके कहा जाता है कि साहब इसका डिसमिनेट कर दिया जाए, पैसे बाहर से आएंगे। और कभी भी आप बता दीजिए कि आज के दिन में कोई भी प्राइवेट सेक्टर आ करके जो मोस्ट वाइटल सेक्टर, कंट्री का जो प्राइम मूवर है पावर, उसमें क्या किया है? मैं यही सवाल मूर्ति साहब को पूछना चाहता हूँ। मूर्ति साहब, हम किसी भी एंगल से हम इस प्रोग्राम के द्वारा कहना चाहते हैं, हम प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं पब्लिक सेक्टर के फेवर में। हम प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ बोल नहीं रहे हैं कोई भी, लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर को आप अंडरमाइन कर रहे हैं। अब आप प्राइवेट सेक्टर में काम किए पूरे टाइम पे, तो आपको क्या कहना है इस पर? आपका क्या विचार है इसके? जैसे मेरा विचार है कि पब्लिक सेक्टर को बहुत एसेट वैल्यू क्रिएशन में बहुत एसेट क्रिएट किया है। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, एचएमटी है, एचएमटी को आजकल बोलता है इट्स नॉट ए वर्थ कंपनी, बट आप देखेंगे उसकी एसेट वैल्यू, लैंड वैल्यू, टेक द प्राइम लोकेशन ऑफ द एचएमटी जहाँ बैंगलोर में लोकेट हुआ है, आज का दिन उसका वैल्यू क्या है? इज दिस वैल्यू रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट? Is this value reflected in the asset of the HMT? HMT की तो सिक्के कंपनी बना दिया, लेकिन उसका एसेट आप देखेंगे आज का दिन में, आज का वैल्यू में वो बहुत बड़ा होगा, लेकिन वो कहीं भी नहीं दिखा रहे। कोई भी सिक्के कंपनी देख लीजिए, ये प्रॉब्लम है, उसका एसेट जो क्रिएट हुआ है वो एसेट को नहीं दिखा रहे कोई भी पेपर पे। ये जब दिखा देगा, ये बहुत वैल्यू चेंज हो जाएगा पूरा सिक्के कंपनीज का। ये बहुत जरूरी है कि जो एसेट क्रिएशन है, एसेट वैल्यूएशन है, इसका जो नॉर्म्स है ना, जो नॉर्म्स को एक बार देखना पड़ेगा, और जो भी अकाउंटेंट जो भी करता है उसको दोबारा देखना पड़ेगा कैसे देश का एसेट क्रिएशन को वैल्यूएशन कैसे करें। बिल्कुल, बहुत जरूरी। ये एक बड़ी क्रांतिकारी बात कर रहे हैं हम इस वक्त इस चैनल पे, और आप दर्शकों के साथ, भारतवासियों के साथ समझाना चाहते हैं कि बड़ा क्रांतिकारी रूप से हम कह रहे हैं कि दुनिया भर में जो मूल्यांकन चल रहा है वो एक फ्रॉड है। वो एक प्रकार का कहना कि जो चीज पहले खरीदी गई उसकी वैल्यू नहीं है, जबकि हम दुनिया भर में जानते हैं कि नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है। ये सब फाइनेंशियल लॉस पड़े हुए हैं, लेकिन एक बड़ी फ्रॉड स्वरूप से हम केवल टर्नओवर, जीडीपी, स्टॉक मार्केट की जो वैल्यूएशन है वही समझते हैं। हम उसको नहीं समझते कि एक्चुअल एसेट वैल्यूएशन और क्वालिटी ऑफ एसेट, जिसको हम एसेट एमोर्टाइजेशन कह रहे हैं, इसमें हिंदी का कोई शब्द नहीं आ रहा है मुझे, क्योंकि मैं उसको उसी प्रकार से इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, परंतु कह रहा हूँ बड़े क्रांतिकारी विचारधारा का हम आपके सामने ला के खड़ा कर रहे हैं। क्या कहते हैं प्रसाद साहब? आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, जो आपकी विचारधारा है बिल्कुल सही है। जब तक कि एसेट का सही वैल्यूएशन नहीं होता है और जो मार्केट वैल्यू चल रहा है आज के दिन में, उसके अनुसार उसका वैल्यूएशन होना चाहिए, तब जज करिए कि पब्लिक सेक्टर क्या कर रही है। आप उसके ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर ही उसको चाहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कर दें, प्राइवेट को दे दें, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। देश के साथ अन्याय है। और पब्लिक सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन सोशल सेक्टर में भी कंट्री के अंदर है, उसको भी कभी नहीं भूलना चाहिए। जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है पब्लिक सेक्टर, जो सोने के लिए काम करता है, वो चीज़ प्राइवेट सेक्टर नहीं करता है। हम नहीं कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर खराब है, लेकिन पब्लिक सेक्टर का जो डोमिनेंट रोल है उसको खत्म करने से देश का जो ग्रोथ है वो खत्म होगा।
अभी मैं शुक्ला साहब से यही बात कहना चाहता हूँ वापस, ये आइडिया ऑफ एसेट अमोर्टाइजेशन इन जीडीपी या किसी प्रकार से ये एसेट अमोर्टाइजेशन मूल्यांकन करना। देखिए स्टॉक मार्केट में क्या कर रहे हैं कि एसेट का वैल्यूएशन नहीं होता, शेयर का वैल्यूएशन होता है। शेयर भी नोशनल ही है, वो नोशनल वैल्यू है, लेकिन एसेट की वैल्यूएशन कहीं भी नहीं है। इसका आपको क्या कहना है? मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, बड़ा ही बर्निंग एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। बर्निंग इन द सेंस कि ऐसा एग्जाम्पल अनोखा है इस कंट्री में। सूरत में फ्लड आया था, उस फ्लड की मेमोरी सबके दिमाग में है। तो उसके बाद प्लेग फैल गया, पूरा सूरत में प्लेग फैल गया। ऐसा लगा कि सभी लोग मरेंगे इस प्लेग से। उस प्लेग का जो एंटीबायोटिक दवाई होती है उसको बनाने के लिए कोई प्राइवेट कंपनी सामने नहीं है, क्योंकि उनको डिसमेंटल करके उस प्रोसेस को इंस्टॉल करने में मिनिमम 60 डेज का टाइम लग रहा था। IDPL जैसी कंपनी जो कि सिक हो चुकी है, खत्म कर दी जा चुकी है, BIFR में गई, वहां से भी कोई सोल्यूशन नहीं आया। उस कंपनी ने 2 दिन के अंदर पूरा का पूरा मैसिव मैन्युफैक्चरिंग करके वहां सप्लाई ऑर्गेनाइज करी। अब आप जरा थोड़ी देर के सोचिए, जब आप IDPL का वैल्यूएशन करते चलते हैं तो आप ये कहते हैं कि ये तो टेक्नोलॉजी खत्म हो चुकी है, उसकी जीरो वैल्यू कर दो, इनके एसेट की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। जैसा आपने कहा कि बिल्डिंग्स को आप डिप्रिसिएट करके जीरो करवा लो, दुनिया भर की चीज़ों को आप फाइनेंशियली ये कंक्लूड कर दो कि हाँ ये सब खत्म है और इसलिए इनके एसेट को खत्म करके वो पब्लिक को दे दो, बेच दो। बेचना नहीं, मैं तो कहता हूँ कि पब्लिक को बेचेंगे कोई गलत नहीं है, लेकिन ये पूरा का पूरा किसी पूंजीपति को बेच दें, ये बड़ा डेंजरस है। तो ये बिल्कुल, हमारे पास समय बहुत कम है, इस प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा कि चर्चा को हम जारी रखते हैं, लेकिन हम कहना चाहते हैं मोटा मोटी एक निष्कर्ष निकली है इस बात में कि जो जिस प्रकार से जीडीपी के अंदर PSUs के शेयर का मूल्यांकन हो रहा है वो बिल्कुल फ्लॉड है, बिल्कुल गलत है, और इसको नए स्वरूप से मोदी सरकार को देखना पड़ेगा। और वो इस पर को जब तक उस स्वरूप को नहीं लाएंगे और अगले 6 महीने में इस काम पे नहीं लगेंगे तो उसका डाइवेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट इस प्रकार से करना एक बहुत ही भारी गलती निकलेगी। और हमें पूरी आशा है कि नए प्रधानमंत्री जो आए हुए हैं वो अच्छा नया सोच रखते हैं और बिल्कुल देश के भले में इस बारे में कहेंगे और इस बारे में सोचेंगे और इस बारे में अपना एक रास्ता निकालेंगे, एक नया रास्ता, नई राह निकालेंगे। इसको कहते हुए मैं प्रोफेसर अय्यर इस एपिसोड में आपसे विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद और जय भारत।